हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर है प्रकाश से रिलेटेड। तो प्रकाश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो जो प्रकाश होता है उसकी दोहरी प्रकृति होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश में तरंग और कण इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जो लाइट होती है उसमें डुअल नेचर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करता है, और जो प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है और ध्रुवण होता है। ये कह रहा है ये जो प्रकाश की विशेषताएं हैं ये किस प्रकृति की व्याख्या पर आधारित हैं। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं वो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर ये सब आधारित हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव व कॉम्पटन प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति की व्याख्या पर आधारित हैं। तो ये सारे प्रकाश की कण प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसको प्रकाश का फोटोन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश की कण प्रकृति है उसी को प्रकाश का फोटोन सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है प्रकाश का जो फोटोन सिद्धांत है किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो इसका प्रतिपादन किया गया है आइंस्टाइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कहलाता है तो जो प्रकाश जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलती है, इसी को प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में कैसे होता है। तो ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। अगला कह रहा है जैव प्रकाश स्रोत जिसको बायोल्यूमिनेसेंट सोर्स कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जैसे जुगनू, तो इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको जैव प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो ये निर्वात में होता है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट इससे में दिया हुआ है विभिन्न जो माध्यम है उनमें प्रकाश की चाल क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो पानी है उसमें चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है तारपीन का तेल, इसमें प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है कांच, कांच में देखिए जो चाल होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन जो होता है उसमें होती है चाल 1.96 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई जो चालें हैं प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में, उसको हम लोगों ने देखा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है सौर जो विकिरण होता है उसका परास क्या है। तो ये होता है 400 से 700 नैनोमीटर। अगला कह रहा है दृश्य प्रकाश का जो दैर्घ्यमान प्रसार होता है वो कितना होता है। तो होता है 390 से 780 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है दृश्य जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसके तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या होती है। तो ये होती है 3900 से 7400 एंगस्ट्रॉम के मध्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये बताया कि जो श्वेत प्रकाश हैं सभी रंगों के प्रकाश से ये मिलकर बने हैं। तो ये बताया था न्यूटन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों ऐसे चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि कहा जाता है जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए माना जाता है जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो कॉस्मिक किरण होती हैं, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन तथा जो पराध्वनिक तरंगे हैं, इनमें से किसका वेग अधिकतम होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है प्रकाश का वेग। तो ध्यान दीजिएगा जो प्रकाश होता है उसका वेग सर्वाधिक होता है। अगला देखिए, अगले में क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश की गति किस माध्यम में जाते हुए न्यूनतम होती है। तो जो कांच का माध्यम होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, क्योंकि देखिए जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी स्पीड कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये लगता है 499 सेकेंड। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो ये मिनट हो जाता है 8 मिनट 19 सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है 1 मिनट 28 सेकेंड। अगले क्वेश्चन में कह रहा है देखिए सूर्य जो ग्रहण होता है जिसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं, इसकी घटना कब होती है। तो देखिए जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो चंद्रमा है वो आ जाता है तो सूर्य ग्रहण इस समय होता है। अगला कह रहा है चंद्र ग्रहण जिसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं, यह घटना कब होती है। तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य क्या होता है, पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कह रहा है हर महीने चंद्र ग्रहण जो ग्रहण होता है, कोई भी ग्रहण हो, वो क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। क्योंकि कह रहा है जो पृथ्वी का कक्षातल है वो जो चंद्रमा का कक्षातल है उसके साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए कह रहा है जो हर महीने होता है वो ग्रहण नहीं लगता या नहीं दिखता। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है
प्रकाश का परावर्तन नियम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन नियम होता है, इसमें पहले नियम है, इसमें कहा जाता है जो आपतन कोण होगा परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। तो ये हो गया इसका पहला नियम। दूसरा इसमें पॉइंट कहता है जो अपवर्तन का नियम है, इसमें आपतित जो किरण होगी आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा जो परावर्तित किरण होगी तीनों क्या होंगी, समतल में होंगी, या कहा जाता है इसको एक ही तल में ये जो तीनों पॉइंट हैं वो पाए जाएंगे। तो ये हो गया परावर्तन का नियम। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर पूछा जाए जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में, वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हुई होती है। तो ये हो गई समतल दर्पण की मतलब स्पेशलाइजेशन जो इसका है, समतल दर्पण की ये विशेषता है। इसके अतिरिक्त देखिए जो समतल दर्पण होता है उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त वस्तु के बराबर व पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब इसमें बनता है। तो ये हो गया समतल दर्पण के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण में किरणों के क्षय को रोकने के लिए किसका लेप किया जाता है। तो ये चांदी या पारे का लेप इस पर किया जाता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो समतल दर्पण होता है उससे संबंधित कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें ये कह रहा है समतल दर्पण के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना जो प्रतिबिंब होगा वो 2v चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, मतलब जो इसमें चाल होगी वो दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन इसी में अगला पॉइंट कह रहा है किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। अगला इसी में पॉइंट कह रहा है यदि कह रहा है जो आपतित किरण होगी उसको नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाता है तो जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, मतलब इसमें भी दोगुना हो जाएगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए तो उनके साथ उनके मध्य रखी हुई वस्तुओं द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की अगर संख्या निकालनी हो तो इसको हम लोग 360 बाई थीटा करके -1 कर देंगे तो जो प्रतिबिंब होगी उनकी संख्या निकल कर आ जाएगी। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो समतल दर्पण होता है उसका उपयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है बहुरूपदर्शी में, परिदर्शी में व आईना में, तो इन जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये परिदर्शी का यूज़ करते हैं। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है उत्तल व अवतल दर्पण किसके प्रकार हैं, तो ये हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। याद रखिएगा किसके प्रकार हैं ये, तो ये गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समकोण जिसको हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, इस पर झुके दो समतल दर्पणों के मध्य कितने प्रतिबिंब होंगे, तो ये 3 प्रतिबिंब होंगे। कैसे पता, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पीछे देखा था 360/θ-1। तो देखिए जो 360 है अगर इसको हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, अगर 4 में हम लोग -1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो इसलिए इसमें दिया हुआ 3 प्रतिबिंब। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो समानांतर दर्पणों के मध्य कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये बनते हैं अनंत प्रतिबिंब, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल कौन सा पृष्ठ दृश्य दर्पण लगा रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। अगले में कह रहा है जो प्रकाश में लगे परावर्तक लैंप होते हैं उनमें किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उसमें होता है उत्तल दर्पण का यूज़। अगले में कह रहा है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है आँख नाक व कान, आँख कह रहा है कान व नाक के जो डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का यूज़ ये लोग करते हैं। अगले में कह रहा है जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं व जो सर्च लाइट्स होती हैं उनमें किस दर्पण का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो सोलर कुकर होता है उनमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, ये होता है अवतल दर्पण। अगले में कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते समय प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। ध्यान दीजिएगा काफ़ी बार पूछा गया है कौन सा इसका जो चीज़ है मतलब प्रकाश की वो अपरिवर्तित रहती है, तो ये देखिए जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक ये सब क्या होते हैं, ये सारे परिवर्तित हो जाते हैं। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रूपांतरित ऊर्जा होती है, तो ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो जाती है। अगले में कह रहा है जो प्रकाश सजावट एवं विज्ञापन में कौन सी गैस यूज की जाती है, तो ये होती है नियॉन गैस। याद रखिएगा कौन सी गैस है, नियॉन गैस का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना
किस घटना का ये परिणाम है? तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का ये सिद्धांत है। मतलब जो ये सिद्धांत है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए जो साबुन के पतले झाग होते हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं। अगला देखिए, अगला है स्नेल्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए जिस स्नेल का जो लॉ है, इसमें पहला नियम ये कहता है, मतलब इसमें ये कहा गया है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की ज्या होती है, जिसको हम लोग साइन कहते हैं, तथा जो अपवर्तन कोण की ज्या होती है, जिसको साइन कहते हैं, इसका अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। म्यू क्या होता है? ये म्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं निम्नलिखित में से हैं। कौन सी घटनाएं हैं? तो देखिए रात्रि के समय जो तारों का टिमटिमाना होता है, ये होता है अपवर्तन की घटना के कारण। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है पानी से भरे किसी बर्तन की तली में, ध्यान दीजिएगा, जो अगर कोई पड़ा हुआ सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये किसके कारण प्रतीत होता है? तभी हम लोगों ने देखा था जो अपवर्तन का सिद्धांत है उसके कारण यह प्रतीत होता है। अपवर्तन के कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए अपवर्तन में इसमें दूसरा बताया जा रहा है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर प्रतीत होती है। ये क्यों? ये भी अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। अगला इसमें बताया गया अपवर्तन के बारे में कि द्रव में अंशतः जो डूबी हुई सीधी छड़ होती है वो भी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इसमें अपवर्तन का सिद्धांत काम करता है। अगले में कह रहा है सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक जो सूर्य होता है वो क्षितिज के नीचे होने पर भी हमको दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि अपवर्तन का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके लिए क्या शर्तें होनी आवश्यक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए पहली शर्त है कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करे। तो पहली कंडीशन इसकी ये होती है। दूसरी इसमें कंडीशन होती है जो आपतन कोण हो वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये अगर दो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी पूर्ण आंतरिक का जो परावर्तन का सिद्धांत है वो काम करेगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन सी हैं। तो देखिए जो हीरे का अत्यधिक चमकना है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। दूसरा इसमें कह रहा है रेगिस्तान में जो मारीचिका जिसको मिर्च कहते हैं, वह ठंड प्रदेशों में जो मारीचिका होती है जिसको मिर्च कहते हैं, ये सबका दिखाई पड़ना क्या है? ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कांच का जो चटका हुआ भाग होता है वो अत्यधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत काम करता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत काम करता है, जिसको TIR क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखिए, अगले विषय में कह रहा है पानी में हवा भरे बुलबुलों का चमकना, मतलब जो पानी है उसमें हवा भरे जो बुलबुले हैं वो चमकते हैं। क्यों? तो ये भी चमकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगले में कह रहा है कालिक से पोता हुआ गोला, ये भी क्या है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत इसमें काम करता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है प्रकाशिक तंतु में संचार किस रूप में प्रवाहित होता है। तो ये प्रकाश तरंग के रूप में इसमें प्रचारित होता है या प्रसारित होता है। अगले में कह रहा है कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि जो प्रकाशिक तंतु होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र के ऊर्जा उपभोग कम करता है। तो ध्यान दीजिएगा जो प्रकाशिक तंतु है कह रहा है संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग कम करता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है जो प्रकाशिक तंतु होता है संचार में रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त रहता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है प्रकाशिक तंतु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में ये यूज़ किया जाता है। दूसरा है प्रकाश संकेतों के दूर संचार में इसका यूज़ करते हैं। थर्ड है शरीर के अंदर लेंस किरणों को भेजने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इन सारी जगहों पर प्रकाश तंतु का यूज़ करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडोस्कोप, जिसको कहते हैं मरीज के अगर पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए जो यंत्र बनाया जाता है उसी को इंडोस्कोप कहते हैं। जो कह रहा है इंडोस्कोप है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है। तो जो इंडोस्कोप है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, जिसको टोटल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो मरीचिका है जिसको मिरर्स कहते हैं, इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो स्थलीय तापन पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब अगर कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है उस टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इसी की वजह से मरीचिका जिसको मिरर्स कहते हैं ये दिखाई पड़ता है। अगले में कह रहा है
उचित रीति से कटे हुए हीरे जो असाधारण चमक का इनका कारण क्या होता है, मतलब जो हीरे होते हैं पूछा ये जा रहा है कि ये अत्यधिक चमकदार क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हीरे होते हैं ये अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण ये चमकदार दिखाई पड़ते हैं। इनके अंदर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत काम करता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है त्रिविमीय जिसको 3 डायमेंशनल कहते हैं तकनीकी क्या है। तो देखिए जो होलोग्राफी है इसको हम लोग 3 डायमेंशनल इसको टेक्निक कहते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पूर्व ही सुनाई दे रही है। क्यों ऐसा प्रतीत होता है, मतलब ऐसा जो घटना है वो क्यों होती है, क्योंकि कह रहा है जो प्रकाश की गति होती है वो ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, इसलिए प्रकाश जल्दी दिखाई दे पड़ता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश जो है कणिका सिद्धांत जिसको हम लोग फोटोन थियरी कहते हैं सर्वप्रथम किसने इसको दिया था। तो ये दिया था न्यूटन ने। अगले में कह रहा है प्रकाश तरंग सिद्धांत जिसको हम लोग वेव थियरी कहते हैं सर्वप्रथम किसने दिया था। ये दिया था हाइजन ने। हाइजन का आप लोगों ने थियरी पढ़ा होगा, तो इन्होंने दिया था प्रकाश तरंग का सिद्धांत। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रकाश का व्यतिकरण है उसका सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था थॉमस यंग ने। अगला देखिए अगले में कह रहा है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। तो ये मापा था रोमर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रकाश का वेग है सर्वप्रथम मापा है रोमर ने। अब अगला देखिए अगले कुछ यंत्र दिए गए हैं और ये निरीक्षण कौन सी चीज़ का करते हैं ये इसमें बताया गया है। तो देखिए पहला है अरिस्कोस्कोप या जिसको ऑटोस्कोप कहते हैं। तो ये कान के आंतरिक भाग का निरीक्षण करता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है गैस्ट्रोस्कोप, ये क्या काम करता है। तो ये पेट का निरीक्षण करता है। अगला है ब्रोंकोस्कोप, ये क्या करता है। तो ये गले और फेफड़े का यह निरीक्षण करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है 24 जो डिग्री होता है वो हीरे का क्रांतिक कोण होता है। अगले में कह रहा है किसी उत्तल दर्पण में अनंत तथा दर्पण के ध्रुव जो होते हैं जिनको पोल कहते हैं के बीच रखी हुई जो वस्तु है उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी व उल्टा बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में कह रहा है जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है एवं आभासी बनता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है। तो ये जो धूल के कण वातावरण में पाए जाते हैं इन्हीं की वजह से प्रकाश का विसरण होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है यदि एक व्यक्ति वही चाल से दर्पण की ओर आता हुआ प्रतीत होता है तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से उसकी ओर आता प्रतीत होगा। तो होगा 2v चाल से, मतलब दोगुनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो समतल दर्पण होते हैं उसमें पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए। तो आधी होनी चाहिए। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो आपतित किरण होती है को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण होगी इसका कह रहा है कोणीय मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा डिग्री। अगले में कह रहा है अंतरिक्ष व चंद्रमा से आकाश का रंग जो होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है। तो वो काला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो उसमें उस समय जो गैसें होती हैं वो काफ़ी कम मात्रा में रहती हैं और इस वजह से इनका जो परावर्तन होता है वो नहीं हो पाता, इसलिए जो रंग होता है वो काला दिखाई पड़ता है। अगले में देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। तो यह है अवतल दर्पण। अगले में कह रहा है दर्पण बनाने में किस यौगिक का लेप लगाया जाता है। तो यह है सिल्वर नाइट्रेट। नाम याद रखिएगा कौन सा है, तो सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है और इसका फॉर्मूला है AgNO3। तो ये क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है दूरदर्शन के संकेत कह रहा है एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिलते हैं। क्यों कह रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है वो वक्राकार है। अगले में कह रहा है लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, मतलब अगर यहाँ पे देखिए जो P है उसको अगर जो फोकस दूरी दी हुई है, मतलब जो फोकस है उसको 1/, में कर दें तो ये क्या निकल आती है। तो ये लेंस की क्षमता ऐसे निकल आती है। और याद रखिएगा जो लेंस की क्षमता होती है उसको डायोप्टर में मापा जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यही दिया हुआ है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो ये होता है डायोप्टर। अगले में कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो ये होती है 1 डायोप्टर। अगले में कह रहा है उत्तल लेंस व उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो ये होती है धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो धनात्मक होता है और जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। अगले में कह रहा है संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है। तो दोनों लेंस की क्षमताओं का योग हो जाता है। मतलब कह रहा है कि अगर 2 लेंस लिए गए हैं अगर उनको आपस में संयुक्त कर दिया जाता है तो उनकी जो क्षमताएं होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब P1 + P2 हो जाएगा, मतलब जो दोनों क्षमताएं हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्षमता ये दोनों बदल जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यह लेंस वह द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, मतलब जैसा लेंस होगा और उसका द्रव का अपवर्तनांक जैसा होगा उसी पे यह डिपेंड करेगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है
म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होंगी। कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है अगर म्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा म्यू डैश से, तब क्या परिस्थिति होगी। तो देखिए इसमें होती है, कह रहा है कि लेंस की क्षमता इसमें घट जाएगी। अगले में कह रहा है लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी ऐसी कंडीशन में। थर्ड इसमें ये कंडीशन होगी कि लेंस की जो प्रकृति होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कंडीशन होगी अगर म्यू अपवर्तनांक वाला कोई लेंस है और जो म्यू डैश अपवर्तनांक वाला कोई द्रव है उसमें डुबोया जाता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अगली अगर कंडीशन है, अगर जो ये म्यू है और ये म्यू डैश जो है दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, मतलब बराबर हो जाएं, किसी का अपवर्तनांक ज़्यादा न रह जाए, तो कंडीशन क्या होगी। तो देखिए जो लेंस की क्षमता होगी वो घट जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर दोनों के अपवर्तनांक सेम हो जाएंगे तो लेंस की क्षमता घट जाएगी। दूसरे इसमें ये कंडीशन होगी कि लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अगला इसी में ये कंडीशन हो सकती है कि लेंस जो होगी वो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा। अगली देखिए अगली कंडीशन ये बताई गई है कि जो म्यू है, मतलब जो कांच का अपवर्तनांक है और जो ये द्रव का अपवर्तनांक है, ये इससे कम हो जाए तब क्या कंडीशन होगी। तो देखिए तब लेंस की क्षमता तभी घट जाएगी और लेंस की फोकस दूरी इस समय बढ़ जाएगी। ये बात याद रखिएगा, लेंस की क्षमता तो घटेगी लेकिन लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। थर्ड इसमें कंडीशन होगी कि लेंस की जो प्रकृति है वो भी बदल जाएगी, अर्थात कह रहा है उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। या अवतल लेंस है तो ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो किस कंडीशन में होगा, तो इस कंडीशन में ये होगा। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये क्या है। तो कह रहा है जब सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है तब इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई वाइट लाइट है, सफ़ेद लाइट है, इसको यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी एक प्रिज्म है। अगर प्रिज्म से हम लोग वाइट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं तो देखिए ये 7 रंग में ये डिवाइड हो जाएगी, इसी को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश का जो तरंग है किससे निर्धारित होता है। तो ये तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होती है। जैसे कह रहा है कि भिन्न भिन्न जो रंग होते हैं उनके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है किन रंगों का वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक व न्यूनतम होता है। तो देखिए जो बैगनी है उसका वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक होता है और जो लाल होता है उसका न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है, किन रंगों के प्रकाश की चाल सबसे कम व अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो ये होता है बैगनी रंग। अब अगला देखिए अगले में दिया हुआ जो प्रकाश के रंग हैं, इनके वर्ण विक्षेपण हैं, इनका अपवर्तनांक है, तरंग दैर्ध्य है और चाल वेग हैं, ये कब किस कलर में पाए जाएंगे ये हमको देखना है। तो देखिए क्या पाए जाएंगे, अगर ऑरेंज कलर है तो इसमें देखिए मिनिमम पाया जाएगा, जो मतलब वर्ण विक्षेपण है वो मिनिमम पाया जाएगा, जो अपवर्तनांक है वो भी मिनिमम होगा, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य होगी वो मैक्सिमम होगी और जो चाल होगी वो मैक्सिमम होगी। अगले में कह रहा है ऑरेंज जो होगी ये मिनिमम होगी, ये भी देखिए जो वर्ण विक्षेपण है उसका मिनिमम होगा या कम होगा, अपवर्तनांक भी इसका ये भी मिनिमम होगा, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य है वो मैक्सिमम होगी और जो वेग है ये भी मैक्सिमम होता है। येलो कलर के संदर्भ में देखिए तो इसमें वर्ण विक्षेपण कम होता है, अपवर्तनांक भी इसका कम होता है और इसका जो तरंग दैर्ध्य ये ज़्यादा होती है और चाल जो स्पीड जिसको कहते हैं वेग कहते हैं ये इसमें ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त देखिए जो ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर में कंडीशन होती है कि इसमें मिनिमम ये होता है, इसमें भी ये मिनिमम होता है, मतलब जो कहने का मतलब है जो अपवर्तनांक होगा वो इसमें भी मिनिमम होगा। जो ग्रीन कलर है उसमें वर्ण विक्षेपण भी मिनिमम होगा, अपवर्तनांक भी मिनिमम होगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य देखिए मैक्सिमम होगी और जो चाल होगी वह भी मैक्सिमम होगी। ब्लू कलर के देखा जाए तो ये भी सेम कंडीशन इसी में होगी, इसमें भी मिनिमम इसमें भी मिनिमम, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होगी और चाल या वेग जिसको स्पीड कहते हैं ये भी मैक्सिमम होती है। इंडिगो देखिए तो इसमें भी कम होती हैं, ये जो दोनों हैं, मतलब वर्ण विक्षेपण जो क्षमता है अपवर्तनांक है कम होते हैं, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य चाल होती है वो ज़्यादा होती है। वायलेट की अगर देखा जाए तो वायलेट मैक्सिमम होता है, जो मतलब वर्ण विक्षेपण है उसमें मैक्सिमम होता है। वायलेट में देखिए अगर अपवर्तनांक की बात की जाए तो यहाँ भी मैक्सिमम होता है, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य इसकी मिनिमम होती है और जो स्पीड होती है जिसको चाल कहते हैं ये भी मिनिमम होती है। तो इन रंगों को आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है नीला जो प्रकाश है, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश, इनमें से कह रहा है किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो ध्यान दीजिएगा जो नीला प्रकाश है उसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला इसी में ये कह रहा है कि किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा रंग कह रहा है प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो ये होता है लाल रंग। अगले में कह रहा है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य के दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगले में कह रहा है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है।
तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगले में कह रहा है जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनमें लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कह रहा है जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए क्या होता है ये दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। अगले में कह रहा है सूर्य प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो ये होती है बैक्टीरिया के द्वारा। अगले में कह रहा है कुछ सही तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है खतरे का जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगले में कह रहा है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए दूर से दिखाई भी पड़ता है, तो ये भी सही है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो आकाश है उसका रंग नीला किस कारण प्रतीत होता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह प्रतीत होता है। अगले में कह रहा है किसके अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है एवं प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसके अनुसार किसने बताया था ये? तो ये बताया था लॉर्ड रैले ने। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है घास का रंग हमें हरा दिखाई देता है क्योंकि कह रहा है जो हम होते हैं जो हरे रंग होता है उसका प्रकाश हमारी आंखों में जब परावर्तित होता है तो इस कारण हमें हरा दिखाई पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो जिस रंग का रहेगा उसी से प्रकाश जो टकराकर हमारी आंखों में उसी कलर की आती है, इसलिए हमको वैसा कलर वो दिखाई पड़ता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है प्रसारी विश्व की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। अगले में कह रहा है धूप से बचने के लिए छातों के रंग में संयोजन क्या होता है उचित होगा? तो ऊपर सफ़ेद होगा और नीचे काला होगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण जिसको इंटरफियरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, ये क्या होता है, यह कब कहलाता है ये? तो जब कह रहा है जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं और तो उनके अध्यारोपण से, ध्यान दीजिए कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज दैट ये दो लाइट्स हैं, मैं क्या बता दे रहा हूँ आपको कि ऐसे दो लाइट ऐसे चल रही हैं पैरेलल, ये कह रहा है जब आगे चलते हुए आपस में ये मिल जाती हैं दोनों, तो मतलब जो इनका मिलना होता है इसी को अध्यारोपण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कह रहा है जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं या गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण से मतलब एक दूसरे में आपस जब मिल जाती हैं तो फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा जब दो अलग अलग मतलब सेम ही लाइट हैं तो जब मिलेंगे तो इनमें इंटेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है इसी को इंटरफियरेंस ऑफ द लाइट कहते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए अगले में क्या कह रहा है, जो अगला है जो संपोषी व्यतिकरण, अब इसको ध्यान देते हैं ये संपोषी व्यतिकरण क्या है। तो देखिए कह रहा है कि दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं तथा प्रकाश की जो परिणामी तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है, तो ऐसे व्यतिकरण को, ऐसे इंटरफियरेंस को हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अगला एक होता है विनाशी व्यतिकरण, ये कब होता है? तो जो दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वह प्रकाश के जो परिणामी होती है वो तीव्रता न्यूनतम होती है, तब हम लोग उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई पड़ता है? तो ये होता है हरा रंग। इसी में कह रहा है इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम निम्न होता है, जैसे देखिए लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, जामुनी होता है, बैंगनी होता है। अगले में कह रहा है अगला क्वेश्चन है परावर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन व अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये है इंद्रधनुष, मतलब जो इंद्रधनुष है ये सब इससे अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसके दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, मतलब बैगनी और लाल कलर के ये होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष की बात ये चल रही है। अगला देखिए अब जो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष है इसमें अंतर जान लेते हैं। तो देखिए प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है उसमें पहला ये कह रहा है कि जल की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की जो किरणें होती हैं इनका अगर 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन हो जाए तो इसको हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। याद रखिएगा अगर 2 बार अपवर्तन होता है 1 बार परावर्तन होता है तो इसको हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष के संदर्भ में देखिए जब जल की बूंदों पर आपतित होने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो 2 बार अपवर्तन होता है उनका और 2 बार परावर्तन होता है, तब हम लोग इसको द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला है प्राथमिक इंद्रधनुष में, इसमें कह रहा है लाल रंग जो होता है वो बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। तो ये हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में। द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है इसमें जो बैगनी रंग होता है वो बाहर की ओर होता है और जो लाल रंग होता है वो अंदर की ओर होता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है धुंधला। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए जो लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है, ये सब तीनों प्राथमिक रंग हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए ये होते हैं मैजेंटा, पीकॉक, नीला और पीला, ये सब क्या है? ये सब द्वितीयक रंग हैं। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो पूरक रंग जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं, ये क्या होते हैं या किसे कहते हैं? तो कह रहा है जिन 2 रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है उसे पूरक रंग कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो पूरक रंग ऐसे रंग होते हैं जैसे सपोज दैट 2 कलर को मिलाया जाता है
तो अगर उनसे सफ़ेद कलर मिल जाता है तो इसे हम लोग पूरक कलर या कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इसको कहते हैं। जैसे देखिए, अगर लाल के साथ हम लोग पीकॉक नीला मिलाएंगे तब भी सफ़ेद मिलेगा, या नीले के साथ हम लोग अगर पीला मिला देते हैं तभी सफ़ेद हमको प्राप्त होता है। तो इसी को पूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसको कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पुताई के रंगों के लिए प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो ये होते हैं नीला, पीला और लाल। अगले में कह रहा है प्रकाश के रंग का निर्धारक क्या है? तो ये होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। इसी से प्रकाश के रंग का निर्धारण किया जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है प्रकाश की व्यतिकरण सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने। मतलब जो थॉमस यंग है, इन्होंने प्रकाश का व्यतिकरण का जो सिद्धांत है उसको दिया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी कणिकाएं प्रकाश पड़ने पर तेजी से क्यों चमकने लगती हैं? क्योंकि कह रहा है जो प्रकाश होता है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगले में कह रहा है पढ़ने में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं उत्तल लेंस का। अगले में कह रहा है जल में वायु का अगर कोई बुलबुला है तो वो किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? काफ़ी बार पूछा गया है पीसीएस जैसे एग्जामों में। तो ये होता है अवतल लेंस। मतलब अगर जल में कोई वायु का बुलबुला है तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और एक बात यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी प्रकृति का होता है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जल में वायु का बुलबुला। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति दिखलाई पड़ता है? तो ये उत्तल लेंस की भांति दिखाई पड़ता है। अगले में क्या है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब अगर देखना है तो उसके लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई का जो 1.50 मीटर है, इसका अगर आधा कर दिया जाए मतलब 0.75 मीटर, तो ये आवश्यक दर्पण की लंबाई होगी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितना होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। अगले में कह रहे हैं सामान्य नेत्र की दूरतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है अनंत, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। अगले में कह रहा है समान फोकस दूरी वाले कांच के दो उत्तल लेंस हैं, दो लेंस हैं उत्तल एवं अवतल। इनको कह रहा है एक साथ सटाकर रखने पर युग्म व्यवहार कैसा करेगा? तो कैसा व्यवहार करेगा? तो ये एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले में कह रहा है मनुष्य की आंख में किसकी वस्तु, कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है? तो दृष्टिपटल, जिसको रेटिना कहते हैं, इसी पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनता है। और ये प्रतिबिंब बनता कैसे, इसको भी जान लीजिए। तो देखिए, जो रेटिना होती है उसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा हुआ वास्तविक बनता है। अगले में कह रहा है नेत्रदान हेतु आंख का कौन सा अंगदान किया जाता है? तो ये होता है कार्निया। अगले में कह रहा है रेटिना की परंपरागत कैमरे की किस भाग से तुलना की जाती है? तो ये फिल्म से तुलना की जाती है। जैसे कैमरे में फिल्म होता है तो वैसे जो मनुष्य होता है उसकी आंख में रेटिना का काम होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो धूप के चश्मे होते हैं उनकी पावर क्या होती है? तो ये होती है शून्य डायोप्टर। अगले में कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित अगर व्यक्ति है कोई, उसमें किस लेंस का यूज़ किया जाएगा? तो अवतल लेंस का यूज़ उसमें लिए किया जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? तो करते हैं उत्तल लेंस का। अगला कह रहा है जरा दृष्टि दोष, ये क्या है? तो देखिए, कह रहा है जब वृद्धावस्था में आँख की जो सामंजस्य क्षमता होती है उसकी कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तो इसी को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका मतलब उपचार कैसे करते हैं? तो कह रहा है निवारण के लिए देखिए जो द्विफोक्सी लेंस होता है, जिसको बायोफोकल लेंस कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। अगले में कह रहा है दृष्टि वैमनस्यता या जिसको अविंदुकता, जिसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जिसके अबिंदुकता या जिसको दृष्टि वैषम्य कहते हैं, ये किया जाता है बेलनाकार लेंस के द्वारा, इसका ये उपचार किया जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वर्णांधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, की स्थिति किस रंगों को पहचानने में समस्या करती है? तो ये लाल और हरे रंग के पहचानने में ये समस्या करती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है दूरदृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रिया कहते हैं, वाले व्यक्ति के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, इसमें ये बताया जाता है कि व्यक्ति की जो दूर की वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, दूरदृष्टि दोष है फिर भी इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, ये भी सही है। लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ये भी सही है। निवारण हेतु कह रहा है उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है रंगीन टेलीविज़न में कौन से 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण यूज़ किया जाता है? तो देखिए लाल, हरा और नीला, इन 3 रंगों का यूज़ किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है सूर्य के प्रकाश की रंगों की संख्या क्या है? तो जो सूर्य का प्रकाश उसमें 7 रंग पाए जाते हैं, जिसको आप लोग विग्योर के नाम से भी याद किए होंगे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पेट्रोल की बूंदें जो होती हैं जल के ऊपर पड़ती हैं तो विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है प्रकाश रासायनिक धुंध, जिसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है? तो ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड पर जब सूर्य के प्रकाश की क्रिया होती है तो उसके परिणामस्वरूप फोटोकेमिकल स्मोक उत्पन्न होता है।
ये आईएएस के एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं बेसिकली आप लोग उनको ध्यान से पढ़िएगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है दृश्य प्रकाश संचार, जिसको हम लोग वीएलसी कहते हैं, किस संदर्भ में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग इसमें किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से प्रेषित किया जा सकता है। ये भी सही है, वीएलसी के द्वारा ऐसा होता है। अगले में कह रहा है वीएलसी में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये भी यूपीएससी में पूछा गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब अगला देखिए, एलईडी के बारे में पूछा जा रहा है, जिसको हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। ये क्या है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं सही, उनको देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है अन्य प्रकाश स्रोतों की तुलना में ऊर्जा की इसमें कम खपत होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अन्य प्रकाश बल्बों की अपेक्षा अधिक अवधि तक ये कार्य करते हैं। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है वर्तमान में इसका उपयोग जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट हैं उनमें भी यूज़ किया जा रहा है। ये भी सही है। अगला इसी में स्टेटमेंट कह रहा है इसका मुख्य प्रकाशोत्पादक जो है वो घटक वो गैलियम आर्सेनाइड होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगले में कह रहा है एक चलचित्र में पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितनी प्रति सेकंड प्रक्षेपित की जाती है। तो ये की जाती है 24 फ्रेम पर सेकंड। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगले में कह रहा है आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटने के बाद कितने समय तक बनी रहती है। तो ये 1/16 सेकंड तक ही बनी रहती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, इसलिए ऐसा झिलमिलाता हुआ ये प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है कांच जो होता है निर्वात जलवायु में किसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो ये कांच में न्यूनतम होती है। अगले में कह रहा है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग निर्धारित होता है। कैसे निर्धारित होता है, तो वस्तु द्वारा जो परिवर्तित प्रकाश रहती है उसके द्वारा ये निर्धारित होता है। मतलब जो कोई वस्तु है उसके द्वारा जो परिवर्तित प्रकाश हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग प्रकाश के रंग को निर्धारित किया जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन रंगों की तीव्र अवशोषण होता है। मतलब कह रहा है प्रकाश जो पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी क्रिया में किन रंगों का तीव्र अवशोषण होता है। तो इनमें देखिए लाल और जो नीले रंग होते हैं इनका तीव्र अवशोषण होता है। अगला देखिए, अगले में पूछा जा रहा है जो CFL है उसका फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। अगला देखिए, अगले में क्या है रोगियों की दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत लेंस कौन सा होता है। तो ये होता है अवतल लेंस। अब अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले में कह रहा है आँख में संकेंद्रण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आँख में जो संकेंद्रण होता है वो रेटिना के आगे पीछे गति द्वारा इसको किया जाता है। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है आँख की जो शंकु संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिक्रिया करती हैं। कैसे करती हैं, तो रंगों के अनुरूप ये सब जो रंग होते हैं उन्हीं के अनुरूप ये सब क्रियाएं करती हैं। जैसे कह रहा है अगर शंकु कोशिकाएं हैं इनके द्वारा हमें रंगों की आभास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो शंकु कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या पता चलता है, तो उनके द्वारा हमें रंगों का आभास होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो आँख की क्षण संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिक्रिया करती हैं। तो ये प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप ये सब प्रतिक्रिया करती हैं। अगले में कह रहा है मानव नेत्र किस रंग के प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हरे रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो खगोलीय दूरदर्शी है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगले में कह रहा है खोज बत्ती में कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं। तो इसमें नतोदा दर्पण का यूज़ करते हैं, जिसको कॉनकेव भी कहते हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखलाई पड़ती है। तो ये काली कलर की दिखाई पड़ती है। अगले में कह रहा है टिंडल प्रभाव, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो कह रहा है जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश के किस गुणधर्म का पालन करता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन गुणधर्म का पालन ये करता है। अगला है टिंडल प्रभाव के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, जो टिंडल प्रभाव होता है इसमें बताया जाता है कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला देखिए, अगली क्वेश्चन में कह रहा है शहर की गली तथा सड़कों पर जो पीले लाइटें यूज़ हो जाती हैं उसमें किसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें सोडियम धातु का यूज़ किया जाता है। अब अगली कुछ बीमारियां हैं उनमें प्रयुक्त लेंस कौन कौन से यूज़ होते हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहली है मायोपिया। तो इसमें अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। हाइपरमाइट्रोपिया, इसमें देखिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। प्रेसबायोपिया, तो इसमें द्विफोक्सी लेंस का यूज़ करते हैं। अविंदुकता जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसमें हम लोग वेलनाकार लेंस का यूज़ करते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापक यंत्र कौन सा है। तो इसको एक्टियोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, एक्टियोमीटर से क्या यूज़ किया जाता है, मतलब एक्टियोमीटर जो होता है उससे सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी रंग के प्रकाश व उसके प्रकीर्णन में क्या संबंध होता है। तो प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है
वो उसके क्या होती है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैमरे के, ध्यान दीजिए, कह रहा है कैमरे के अभिदृश्यक में कौन सा लेंस जो प्रयुक्त होता है, तो ये इसमें यूज होता है उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। अगले में कह रहा है जो फोटोग्राफी होती है उसमें जो फिल्म होते हैं किस यौगिक का उपयोग उसमें किया जाता है, तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। काफ़ी बार पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फोटोग्राफी में प्रयुक्त जो हाइपो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। अगले में कह रहा है फोटोग्राफी में प्रयुक्त जो सोडियम थायोसल्फेट है किस भांति व्यवहार करता है, तो ये उपचायक की भांति ये व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाएं हैं, उनका कारण क्या है ये इसमें बताया गया है। तो देखिए पहला इसमें घटना ये बताई गई है कि पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकते हैं। दूसरा कह रहा है हीरे का चमकना, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। मृग मारीच जिसको मिरज कहते हैं, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसे ही होता है ये। अगले में कह रहा है जो वास्तविक सूर्योदय से पूर्व सूर्य की दिखाई देता है, तो ये क्यों होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। मतलब जब सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई पड़ता है तो ये अपवर्तन के कारण होता है। अगले में कह रहा है आकाश व समुद्र का रंग नीला, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। अगले में कह रहा है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, ये कह रहा है अन्य अन्य रंग होते हैं उनके प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश की तुलना में न्यूनतम होता है। अगला कह रहा है, अगले में देखिए क्या दिया हुआ, अगले में कह रहा है जो साबुन के बुलबुले होते हैं उनका रंग बिरंगा दिखना, तो ये व्यतिकरण के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंद्रधनुष का बनना, तो ये क्यों होता है, तो देखिए इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारे सिद्धांत यहाँ पर काम करते हैं। अगला कह रहा है तारों का टिमटिमाना वैश्विक सहायता, तो ये होता है अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना किस क्रिया का ये परिणाम है, ये प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण की वजह से ऐसा प्रतीत होता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश होता है, तो ये सब अध्रुवित प्रकाश होता है। अगले में कह रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसका किया जाता है पोलराइड, इसका नाम है। तो मतलब जो पोलराइड है इसका यूज किया जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो सिनेमा घर होते हैं उनमें कौन से चश्मे पहनकर 3 बीमाओं वाले चित्रों को देखा जाता है, मतलब जो 3D फिल्म्स होती हैं तो उनमें हम लोग पोलराइड से बने चश्मे का यूज़ करते हैं। अगले में कह रहा है सूर्य का उदय तथा अस्त होने से के समय लाल दिखाई देना, ये किस क्रिया या किस घटना का एग्जाम्पल है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पर ये काम करता है। अगला कह रहा है वर्णांध किस प्रकार की बीमारी है, तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है। अगले में कह रहा है खगोलीय दूरबीन का खोज किसने की थी, ये की थी केपलर ने। अगले में कह रहा है सर सीवी रमन को उनके किस योगदान के लिए या किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार उनको प्रदान किया गया था, तो प्रकाश प्रकीर्णन हेतु उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले में कह रहा है किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो ये होती है नीला प्रकाश। अगले में कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन व नाइट्रोजन ऑक्साइड पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो ये प्रकाश रासायनिक धुंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो प्रकाश से रिलेटेड पॉइंट दिए हुए थे, जो टॉपिक दिया हुआ था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।